नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हम लोग देखते हुए पढ़ेंगे कि उसमें कौन से उपसर्ग है कौन से नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। अब देखिए, उपसर्ग स्वतंत्र नहीं है और ना स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग ही होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता। ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग केवल स्वतंत्र रूप से तो उपसर्ग का प्रयोग कहीं नहीं करते हैं, और उपसर्ग तब तक अर्थवान नहीं होता, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक किसी शब्द के साथ उसे जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए उपसर्ग किसे कहते हैं और स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं कि उपसर्ग किसी नए शब्द के साथ जुड़कर किस प्रकार से वे अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ वाला शब्द बनाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, उपहार और है व्यवहार। अब देखिए, अब किस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है। देखिए, इसमें उपसर्ग क्या है? प्र। इसमें प्र उपसर्ग है। और हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है पराजय। ठीक है, लेकिन प्र उपसर्ग लगकर नया शब्द क्या बना? प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। अब देखिए, इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें आ उपसर्ग लगा और आ उपसर्ग लगकर नया शब्द बन गया आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसमें देखिए संहार। अब संहार में कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग लगा है और ये नया शब्द बन गया एक संहार, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। अब देखिए, इसमें वी उपसर्ग लगा है और ये एक नया शब्द बना क्या? विहार। और विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना फिरना। उसी प्रकार से देखिए, इसमें परि उपसर्ग लगा है और परि उपसर्ग लगकर क्या शब्द बना? परिहार। और परिहार का अर्थ होता है सुधार करना। इसी प्रकार से इसमें उप उपसर्ग लगकर बना नया शब्द उपहार, और उपहार का अर्थ होता है भेंट, आप लोग जानते ही है। और इसी प्रकार से देखिए व्यवहार, इसमें क्या उपसर्ग लगा है? वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी प्लस आव, जोड़ प्लस हार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा सभी में मूल शब्द हार है और अलग अलग उपसर्ग लगकर किस प्रकार से सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग है और उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। अब ये कौन कौन से उपसर्ग है, चलिए इसे देखते हैं। पहला प्र, प्रा, प्रति, परि। ठीक है, दूसरा है अप, अनु, अव,
आ, तीसरा है अधि, अपि, अति, अभि। ठीक है, अब देखिए अगला है निस, नीर, नी, फिर देखिए सम, सु, अगला है दुस, दूर, वी, उद, उप, और अगला क्या है वी, ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं उद, उप, जैसे ट्रिक बनाने में इसे आसानी होगी। अब देखिए इसको याद करने का दो तरीका है। पहला तो है आपका क्या है प्र, प्रा, प्रति, परि। इस प्रकार से पहला तो आप लोग को याद हो जाएगा, इस तरह से इसको याद कीजिएगा प्र, प्रा, प्रति, परि। दूसरा याद कीजिएगा अप, अनु, अव, आ। तीसरा ऐसे ही याद कीजिए अधि, अपि, अति, अभि। इस प्रकार से इसे याद कीजिएगा और अगला मैं जो बताए उसे भी इस प्रकार से याद कीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगर इस प्रकार से आप लोगों को याद नहीं हो रहा है और बार बार भूल जा रहे हैं तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। पहला तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा प्र, प्रा, प्रति, परि। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब दूसरा का देखिए ट्रिक मैं बनाई हूँ अपनुवा, अपनुवा। ठीक है, इसे आप लोग केवल एक ट्रिक के रूप में ही देखिएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकालिएगा। ठीक है, देखिए जैसे अपुन बोलते हैं ना, उसी से मैं ये ट्रिक बनाई हूँ अपनुवा। इसे 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा अपनुवा। और अ जो है वो सब में कॉमन है। अब देखिए अप से क्या हो गया, अप उपसर्ग, और इसके बाद क्या है नु है तो आपका बन गया अनु। उसके बाद क्या है व है तो आपका बन गया अव, और उसके बाद क्या है आकार है तो उससे आपका बन गया आ। तो इसी प्रकार से ये ट्रिक हो गया अपनुवा, और अपनुवा से हो गया अप, अनु, अव, आ, ये उपसर्ग है। अब अगला देखिए क्या है अधि, अपि, अति, अभि। ठीक है, तो इसका ट्रिक है अधि, अधिति, अधिति, पिभी। ठीक है, अधिति, पिभी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अधिति, पिभी। अब देखिए अधि से हो गया आपका अधि उपसर्ग, फिर क्या है ती है तो उसमें अ, इसमें भी सब में कॉमन है तो ती है, इससे हो गया अति उपसर्ग। फिर क्या है पी है तो इससे हो गया अपि उपसर्ग, और उसके बाद क्या है भी है तो इससे हो गया आपका अभि। अब देखिए अगला क्या है निस, निर, नी। ठीक है, तो इसे आप लोग कैसे याद रखिएगा, एक तो तरीका आपको मैं बताई याद करने का, निस, नीर, नी, निस, नीर, नी, इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसे याद नहीं हो रहा तो देखिए इसका आसान से ट्रिक में बनाई हूँ नीरस, नीरस, और नी को अलग से याद रखिएगा नीरस। अब देखिए इसमें नी कॉमन है, नीर से हो गया आपका निर उपसर्ग, फिर स है तो निस, निस उपसर्ग, और इसमें नी उपसर्ग। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है सम, और ये है सु। तो इसे आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए समसु। तो सम से हो गया आपका सम उपसर्ग और सु से सु, समसु। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। और अगला है दुस, दूर, दुस और दूर। तो इसका उपसर्ग है तो इसका ट्रिक मैं बनाई दूसर। ठीक है, तो इसमें दू कॉमन है, दुस से हो गया दुस और दूर से दूर तो दूसर। अब वी, उद, उप, वी, उद, उप ऐसे याद रखिए। अरे याद नहीं हो रहा तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिए वी, उदप, वी, उदप। वी से वी उपसर्ग हो गया आपका, उद से उद, और उ कॉमन है उसे उप उपसर्ग। ठीक है, तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए।
क्योंकि अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखूंगी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। अब देखिए प्रश्न को समझिए क्या है इसमें, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, कहने का अर्थ क्या है, ऐसे कौन से शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, प्रादयः, दूसरा है परश्च, तीसरा है गतिश्च और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो साफ ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा होगा, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। तो इसमें क्या है, प्रादयः, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग, प्र उपसर्ग है ना, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहला आपका आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए पहला क्या है, अन, दूसरा है अन, तीसरा है अ और चौथा है अनन। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर अन होगा, क्योंकि अनन जो शब्द है वे किस शब्द से बने हैं, अन प्लस अंग मिलकर बना है अनंग। ये मिलकर क्या बना, अनंग। ठीक है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा कि शब्द में मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो इसमें मूल शब्द अनंग में मूल शब्द क्या है, अंग है। ठीक है, तो हमेशा मूल शब्द को अलग कर लीजिएगा और तो उपसर्ग खुद ब खुद अलग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है। अब इसी प्रकार से देखिए प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें मूल शब्द क्या है। अब इसमें ये देखिए, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उत्पन्न। ठीक, तो इसमें क्या उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हमेशा मूल शब्द को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कुछ विद्यार्थी प्रत्युत्पन्न देखकर ये लगा देंगे कि इसमें तो प्र उपसर्ग है। अगर आप प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो इसमें क्या शब्द बच रहा है, देखिए त्युत्पन्न। अब त्युत्पन्न कोई मूल शब्द है, इसका कोई अर्थ है, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रत्यु कुछ लगा देंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, तप्पन बच जाएगा, तो इसका भी कोई अर्थ है नहीं है। अब प्रत्युत लगा देंगे तो ये तो गलत है। तो हमेशा आप लोग मूल शब्द को अलग करके देखिएगा कि उसका सही अर्थ निकल रहा है या नहीं, तो आपका एग्जाम में हमेशा उपसर्ग सही होगा। अब अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी वैसे ही आप लोगों को देखना है मूल शब्द को अलग करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन निगाह, दूसरा है निवाला, तीसरा है निशाचर और चौथा है निढाल। अगर हम देखें कि इसमें नि उपसर्ग लगा है और गाह अगर निकाल देंगे तो गाह का कुछ अर्थ होता है, नहीं होता है। अब नी हम लोग इसमें निकालेंगे वाला, तो इसमें वाला का कुछ अर्थ होता है, नहीं होता है। अब निशाचर में अगर हम साचर कर देंगे तो साचर का कोई अर्थ है, नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से अगर निढाल देखें तो आप निढाल में देखेंगे इसमें नि उपसर्ग है और ढाल का भी अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, तो इसमें निढाल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चुने। देखिए इसमें उपसर्ग और मूल शब्द दोनों अलग करके दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है इसमें सही क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है, सु जोड़ शांत, दूसरा है सु जोड़ शांत, तीसरा है सु जोड़ अशांत और चौथा है सुस जोड़ अंत। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सु जोड़ शांत, ये तो गलत है क्योंकि सु ये उपसर्ग है ही नहीं, ये जो है सु ये उपसर्ग है और इसका शांत भी एक सार्थक अर्थ है। अब तीसरा है सु प्लस अशांत। अब देखिए अशांत तो एक नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव शब्द हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें हो गया सुस जोड़ अंत,
ये भी गलत है क्योंकि इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है और इसका मूल शब्द है शांत। प्रकार से अगला देखिए, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, नहीं है तो इसमें विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, आजन्म, दूसरा है आगमन, तीसरा है आकर्षक और चौथा है आदरणीय। तो इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग मूल शब्द निकालिए। अब देखिए आजन्म से आप लोग मूल शब्द निकालें तो क्या हो गया, जन्म हो गया, जिसमें जन्म का भी अर्थ है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, आप लोग समझ गए। अब इसमें भी आप निकाल के देखिए, आ है और गमन, गमन एक सार्थक शब्द है और इसमें भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। आकर्षक में देखिए यहाँ आकर्षक और आदरणीय, अब ये दोनों ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका संधि क्या होगा, आ प्लस कर्स प्लस क, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो इसका ये संधि होगा। तो इसमें भी आकर्षक में आ उपसर्ग लगा हुआ है और आदरणीय जो है इसमें अगर आप लोग मूल शब्द निकालेंगे तो देखिए दरणीय हो जाएगा, ठीक है। तो दरणीय कोई शब्द होता है, नहीं होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा और अर्थात इसका ऑप्शन डी सही होगा, आदरणीय। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। आप लोगों को समझ में आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में और भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगी जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बस उपसर्ग में आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि मूल शब्द को हमेशा अलग करके देखिए और मूल शब्द का अर्थ, सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आप लोग हमेशा सही करेंगे एग्जाम में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया।